Hello aspirants, welcome to Simran IS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो तुगलक डायनेस्टी है वो गयासुद्दीन तुगलक ने इस्टेब्लिश की थी। उसका जो अदर नेम था वो गाजी मलिक भी बुलाया जाता था। और जो गयासुद्दीन तुगलक था वो गवर्नर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक एक गवर्नर था उस टाइम पे एक प्रोविंस का। लेकिन जैसे ही खिलजी डायनेस्टी है जो वीक होती है तो उस टाइम पे जो किंग बन जाता है, जो सुल्तान बन जाता है, वो गयासुद्दीन तुगलक होता है। उस टाइम पे मंगोल्स जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इंडिया पे बार बार हमले कर रहे थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक हार्श पॉलिसी अडॉप्ट की अगेंस्ट मंगोल्स और अपने नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जहाँ पे खैबर दर्रा है, जहाँ से बहुत सारे जो इन्वेडर्स इंडिया में आए, तो उसको सिक्योर करता है। एक जो नई चीज़ स्टार्ट की वो थी डाक चौकीज़। ये इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी वो थी इरिगेशन को, एग्रीकल्चर को, पुलिस और जुडिशरी को। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद जो नए नए किंग्स बनते हैं, वहाँ पे सुल्तान बनते हैं, तो उस टाइम पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो ये चीज़ समझता था कि लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होगा तो इकोनॉमी भी उसके बाद ही स्टेबल होगी। तो उसने पुलिस, जुडिशरी को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी और एक सिटी बनाया, नया शहर बनाया तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जौना खान, ये जूना खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना। जूना खान ने ककैतिया जो थे, वरंगल के ककैतिया किंग थे, उनको हरा देता है। और ये कहा जाता है कहानी के मुताबिक कि जब वो उसको सम्मानित करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक अपने पास बुलाता है, तो जब वो पेवेलियन पर चढ़ते दोनों बाप बेटा, तो उस टाइम पे पेवेलियन जो है टूट जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। ये 1325 में मौत होती है गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो नया सुल्तान बनता है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम हमने पहले जिक्र किया कि जूना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत पढ़ा लिखा था, कल्चर्ड पर्सन था, टॉलरेट था, वो दूसरे रिलीजन को लेके सहनशील था, काफ़ी टैलेंट भी था। लेकिन उसकी पॉलिसीज़ जो थी, कहा जाता है कि वो गलत टाइम पे ली गई पॉलिसीज़ थी, अपने ज़माने के हिसाब से कुछ एडवांस ही चलता था। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी कैपिटल है वो दिल्ली से देवगिरी जो है ट्रांसफ़र कर ली। देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता है। दौलताबाद या देवगिरी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर था। और ये जो कदम था वो इसलिए उठाया गया, इसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो उस टाइम पे मंगोल्स के हमले बहुत हो रहे थे, तो अपनी कैपिटल को मंगोल से सेव करने के लिए वो कैपिटल ही शिफ्ट कर ली। दूसरा था कि साउथ इंडिया पे बेटर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाए। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो थे, एक स्कॉलर थे, उन्होंने एक कोट दिया है कि नॉट अ कैट और अ डॉग वाज लेफ्ट। जब कैपिटल शिफ्ट की जा रही थी तो सारी पॉपुलेशन को ऑर्डर दिया जाता है कि आप दिल्ली से देवगिरी जाएं। तो कहा जाता है कुत्ता या बिल्ली भी दिल्ली में नहीं रहे थे उस टाइम पे, तो टाइम लगा वहाँ पे जाने पे, ज़ाहिर सी बात है। और इतने में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में गर्मी थी, लोगों की मौत हो गई। जब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो लोगों को वहाँ का जो मौसम है, वेदर है, रास नहीं आता। बहुत गर्मी थी, पानी की कमी थी, तो रियलाइज़ होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल वापस शिफ्ट करता है दिल्ली में। इस दौरान भी बहुत लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉलिसी पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक की, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू टोकन करेंसी। इससे पहले चाइना में एक पेपर करेंसी चल रही थी, उसी से इंस्पायर होके मोहम्मद बिन तुगलक जो है टोकन करेंसी जो है वो लेके आते हैं। कहा जाता है कि ये टोकन करेंसी ब्रॉन्ज या कॉपर की बनी हुई थी। ये 330 से लेके 332 एडी तक चली। जो वैल्यू थी इस टोकन करेंसी की, एक सिक्के की वैल्यू सिल्वर टके के बराबर रखी गई। लेकिन जो मिंटिंग थी, यानी कि इन सिक्कों को घड़ने की जो मिंटिंग का जो काम था, मोनोपली थी। जैसे आज के टाइम पे जो पेपर करेंसी है, चाहे सिक्के हैं, वो टकसालों में गढ़े जाते हैं, ये जो जिम्मेवारी है वो आरबीआई या सरकार की है। लेकिन अगर हम जो करेंसी अगर घर पे छापने लग जाएं तो उसको काउंटरफीट करेंसी बोला जाता है। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो करेंसी जो छापी जाती है उसकी जो मोनोपली है गवर्नमेंट को नहीं लेता। तो इसका मतलब है लोग घर घर पे करेंसी छापेंगे। कुछ टाइम के बाद करेंसी की जो करेंसी की जो क्वांटिटी है
वो वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मार्केट में जो रिजेक्शन शुरू हो जाती है करेंसी की, हम ये करेंसी नहीं लेंगे। जब सुल्तान को इस चीज़ का एहसास होता है तो वो करेंसी जो है वो वापस ले लेते हैं कि अब ये करेंसी जो है टोकन करेंसी नहीं चलेगी। लेकिन लोगों के पास इतनी ज़्यादा करेंसी जमा हो जाती है तो सुल्तान को, मोहम्मद बिन तुगलक को, ये जो टोकन करेंसी थी वो लोगों से लेके उसके एक्सचेंज में सिल्वर देना पड़ा, सिल्वर कॉइन्स देनी पड़ी। तो इसी एक्सरसाइज, इसी काम के दौरान जो खजाना है, ट्रेजरी है, वो खाली हो जाती है। उसके बाद खुरासान एक्सपीडिशन, मोहम्मद बिन तुगलक ने पर्शिया के राजे के साथ मिलकर ईरान, खुरासान, ये जो मिडल ईस्ट का एरिया, उसको जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दी। 3,70,000 आदमी जो आदमियों की आर्मी रेज की, बहुत लाखों रुपए बोला जाता है कि सर इस पे खर्च कर दिए। लेकिन बाद में जो किंग है, पर्शिया का किंग है, वो मना कर देता है हेल्प करने से। तो इस तरह लाखों रुपए जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कुराचिल एक्सपीडिशन। कुराचिल जो एरिया है, जो किंगडम थी, वो कुल्लू और कांगड़ा के एरिया के बीच का रीजन था। आज के टाइम पे ये एरिया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी सारी आर्मी इकट्ठी करके कुराचिल को जीतने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड थी। तो जो आर्मी थी उस टाइम पे यूज टू नहीं थी बर्फीले एरिया में, तो हार्श वेदर की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। इस टाइम पे जो मंगोल एम्परर थे, मंगोली राजा थे, उन्होंने भी इंडिया पे हमला किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके साथ लड़ाई करने के बजाय दूसरा तरीका अपनाया, वो ये था कि बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर उनको देना शुरू कर दिया कि हम आपको गोल्ड एंड सिल्वर देंगे, आप हमारे एरिया पे हमला ना करें। एक और जो बहुत गलत पॉलिसी अपनाई गई थी वो था टैक्सेशन इन दोआब रीजन। दोआब होता दो दरियाओं के बीच का रास्ता, तो ये गंगा यमुना के बीच का एरिया था। ये एरिया काफ़ी फर्टाइल एरिया था, लेकिन उस टाइम पे फेमाइन पड़ा हुआ था। तो इस सोखे की वजह से लोगों के पास जो प्रोडक्शन थी बहुत कम हुई फसल की। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का इन सारी चीज़ों की वजह से, चाहे वो टोकन करेंसी थी, खुरासान एक्सपीडिशन था, कुराचिल एक्सपीडिशन, इन सब की वजह से जो खजाना वो खाली हो गया। तो इसको रीफिल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दी। तो लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास पहले ही फेमाइन की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, ऑफिसर्स को कहा कि आप फोर्सफुली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कीजिए, मार पीट के टैक्सेस लीजिए। तो लोग डर के मारे जो है घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, कुछ रॉबर्स बन गए। तो यहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ। फिर मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने एग्रीकल्चर के लिए तकावी लोन देने स्टार्ट किए। ये कल्टीवेशन लोन्स थे जो फार्मर्स को दिए जाते थे टू बाय द सीड्स एंड एक्सटेंड कल्टीवेशन। इसके लिए वो क्या कि उसने शिकदार्स जो थे, शिकदार्स नाम की एक पोस्ट जो है क्रिएट की। इन ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था कि स्कीम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, लेकिन ये ऑफिशियल जो थे वो इनकम्पिटेंट थे। अच्छा, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया तो लोग क्या करते हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए इस टाइम पे, और मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक किंग बनता है। और इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर था, वो इंडिया में आया था, मोरक्को से आया था। काफ़ी टाइम पे वो मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में भी रहता है। फिर बाद में उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने एज एन एम्बेसडर चाइना भी भेजा। उसकी एक बुक है रिहाला। तो हमें इस टाइम पे जो बुक्स जो मेन रची गई वो भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है दैट इज़ फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जो डेथ है वो 1351 में हो जाती है। उसके बाद जो नया किंग बनता है, जो नया सुल्तान बनता है, दैट इज़ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का बेटा था, और इसने बोला जाता है कि काफ़ी सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई थी संस्कृत में, ज्वालामुखी टेम्पल्स की लाइब्रेरी से जो मिली थी, उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। फिरोज शाह तुगलक के आने से पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था, काफ़ी सारा मिस रूल हो रहा था और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड में आके ख़राब हो गई थी। तो ये आके काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लेके आता। फॉर एग्जांपल जो तकावी लोन दिए गए थे वो माफ़ कर दिए गए। जो ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई ताकि उनकी इनकम बढ़े। फिर जो टैक्सेस थे वो भी एक फ़िक्स टैक्सेस बनाए गए। फॉर एग्जांपल खराज है, जो भी लैंड है उसका 1/10 ऑफ प्रोड्यूस। मान लो 1 एकड़ ऑफ लैंड में 60 किलो जो है
वो गेहूँ पैदा होती है, ठीक है। 60 किलो जो है वो गेहूँ पैदा होती है, तो उसका 1/10 यानी 6 kg उसको फार्मर को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। खम्स जो था ये एक नया टैक्स था। अगर राजा कहीं पे, सुल्तान कहीं पे लड़ाई करने जाते हैं तो वहाँ से जो भी लूट के लाएंगे, ठीक है, उसका 1/5 ऑफ टैक्स। फिर जजिया था, जजिया नॉन मुस्लिम्स पे लगा हुआ टैक्स था। ज़कात जो था वो मुस्लिम पे लगा हुआ टैक्स था फॉर रिलीजियस पर्पसेस के लिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स इम्पोज किया। बहुत सारी जो कैनाल्स थी, नहरें थी, खुदवाई गई, जैसे सतलुज टू हांसी, यमुना एंड हिसार, यहाँ पे बहुत सारी नहरें की जो है कंस्ट्रक्शन हुई। फिर कुछ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए गए, जैसे दीवान खैरात, ये चैरिटी के लिए था। दारुल शफा हॉस्पिटल्स थे। दीवान इश्तबाका जो थे फाइनेंशियली हेल्प द पुअर, जो गरीब लोग थे उनकी हेल्प की जाती थी। एक इन्होंने जो काम किया वो ये था कि जो भी स्लेव थे उस टाइम पे उनको ऑर्गेनाइज किया गया इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में, और उस डिपार्टमेंट और इन जो स्लेव्स थे इनको काम दिलाया गया, एम्प्लॉयमेंट दिलाई गई, कहाँ पे, रॉयल कारखाना में। और जो डिपार्टमेंट इनकी केयर करता था, ये सारा काम की मैनेजमेंट करता था, उसका नाम था दीवाने बंदगन। और इस टाइम पे उन्होंने ये भी कहा जाता है कि जो टेम्पल थे वो भी इन्होंने टेम्पल में भी लूटा, और काफ़ी सारे जो शहर हैं वो स्टैब्लिश किए गए, जैसे जौनपुर, फिरोज़ाबाद, हिसार और फतेहाबाद। बहुत सारे वेल्स, कैनाल्स और ब्रिजेस भी बनवाए गए। इन्होंने पढ़े लिखे तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, फतूहत ए फ़िरोज़, और जियाउद्दीन बर्नी जिनकी हमने बात भी की है पहले, उनको पैट्रनाइज किया। और इस टाइम पे इनकी डेथ के बाद क्या होता है कि काफ़ी सारे किंग्स आते हैं, नए नए सुल्तान आते हैं। तो जो सुल्तान आए थे फिरोज शाह तुगलक के बाद, वो इनकैपेबल थी, रूल करने के काबिल नहीं थे। तो तैमूर जो था, तैमूर लंग 1398 में इंडिया में इन्वेजन करता है। नसीरुद्दीन तुगलक का रूल था उस टाइम पे, और जो तैमूर है वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। इस तरह से जो तुगलक वंश, जो तुगलक डायनेस्टी जो दिल्ली में रूल कर रही थी, तो उसका एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।